मैं डॉक्टर राघवेंद्र एक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। क्रिटिकल मरीज जो होते हैं उनको मैं देखता हूँ। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है ऐप डॉक्टर। इस पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों और चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है, जो कि मैं अपने मरीज़ों से जो बातें करता हूँ, जो उनको बताता हूँ, ताकि बहुत सारी जगहों पे लोग डॉक्टर से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, वो सारी जानकारियाँ उनको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। लोग मुझे बहुत तरीके के सुझाव देते हैं और उन्हीं सुझावों के आधार पर मैं अलग-अलग वीडियो बनाता हूँ, जो उनको जानकारी चाहिए। इसलिए आप लोग भी ऐप डॉक्टर नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपने सुझाव दीजिए आपको क्या जानना है। दूसरों को भी जोड़िए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मेरी ये किताब जो कि ये बताती है कि हार्ट में कौन से लक्षण होते हैं, जब हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और ढेर सारी बातें ऐसी हैं। तो इस किताब को अगर कोई भी चाहता है तो मैं उसको ये किताब फ्री में दे दूँगा, इसकी ई-बुक। आप फ़ेसबुक की पे जो ऐप डॉक्टर का ग्रुप है उसको जॉइन करके वहाँ पे अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए और मैं आपको ये किताब वहाँ पे लिंक भेज दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये पूरी तरीके से फ्री है। तो क्या है आज की डॉक्टरी सलाह बिना कोई फीस दिए हुए। मार्च के महीने से अभी तक लेकर 4 महीने हो चुके हैं लगभग, जब से कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लॉकडाउन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन 4 महीनों में क्या बदलाव आया है? हमने कोरोना वायरस से लड़ाई कितनी जीती है, कितनी हारी है, हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारी जानकारी में कितना इजाफा हुआ है, आखिर हम इन 4 महीनों के बाद कौन सी जगह पे हैं? तो मैंने लिख रखा है, इसलिए मैं थोड़ा बीच में नीचे देखकर भी बोलूँगा। तो 4 महीने में क्या हुआ है कि हमने इस बीमारी के बारे में, चूंकि ये बीमारी नहीं थी, तो जब नहीं थी तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जब ये बीमारी आई तो पुरानी बीमारियों के आधार पर, वैसी मिलती जुलती जो बीमारियां हैं उनके आधार पे जैसा इलाज होता था, जो समझ थी वो हमने शुरू किया। इसमें कुछ एक सफलताएं मिली कुछ एक जगह, और कुछ एक जगह हमें सफलताएं नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे बीमारी के बारे में हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है इतने दिनों में। अब पहले से हम लोग बहुत आगे हैं। ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कि हमने ये बीमारी खत्म कर दिया। जब तक कि हम कोई ऐसा वैक्सीन ले आए या कोई ऐसी दवाई बना लें कि बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाए दुनिया से, तब तक हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अब हम पहले से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें बहुत बहुत सारी सफलताएं मिली भी हैं। अब हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम है कि ये बीमारी कैसे नुकसान पहुंचा रही है, फेफड़ों पर क्या इसका असर पड़ रहा है। हमें खून पतला करने वाली एक दवाई होती है, उसके महत्व के बारे में पता चल गया है, जो कि पहले दूसरे वायरस के बीमारियों के बारे में, बीमारियों को जो हम लोग इलाज जिसका करते थे उसे ये थोड़ा सा अलग है। तो अब कई जगह पे जो नसों में खून जम जाने की वजह से दिक्कत आ रही थी इस वायरस की वजह से और मौतें हो रही थी, तो अब हमें पता है। तो हमें जो पता है तो हम उसके लिए इलाज दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। वो दवाइयाँ हमारे पास पहले से थी जो कि खून पतला करती है। एक चीज़ होती है इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म, ये एक मेडिकल टर्म है। तो इसमें बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल बनते हैं, लेकिन इन केमिकल का कुछ एक संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो ये केमिकल उल्टा हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसी को कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। तूफान की तरह बहुत ज़्यादा साइटोकाइन निकलता है और शरीर के अलग अलग अंगों पर ये नुकसान पहुंचाता है। तो अब हमें उसके बारे में भी मालूम है, और उस चीज़ को रोकने के लिए और कम करने के लिए दवाइयाँ भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि उस चीज़ को कम कर रही हैं। टॉसिलिजुमैब नाम की दवाई है और स्टेरॉइड्स से बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मेडिकल टर्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, हमें उसके बारे में अब मालूम है और हमें उससे लड़ने के लिए हमारे पास में हथियार हैं। तीसरी चीज़ है वेंटिलेशन, यानी कि मरीज को कैसे सांस दिया जाए। तो पहले ऑक्सीजन देना होता था, एक बाईपैप नाम की मशीन लगाते थे, और फेफड़े वायरस के बीमारियों में बहुत ज़्यादा ख़राब होकर ARDS नाम की एक बीमारी हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, लंग्स को डैमेज करती है। तो वो चीज़ हो जाती थी। तो हम लोग जिस तरीके से ARDS को ट्रीट करते थे पहले, तो हमने देखा कि नहीं, कोरोना के मामले में दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक नए तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
तो बीमारी के साथ साथ अब हमें मरीज को कैसे सांस देना है उस नई टेक्निक के बारे में भी अब हम लोग को काफ़ी हद तक पता है, और इससे बहुत सारी जगह पे हमें सफलता मिल रही है जो पहले नहीं मिल रही थी। अब बात वहाँ से आगे बढ़ गई है, हम लोग अच्छा ये कर पा रहे हैं। तो इतनी सारी सफलताएं हमें मिली हैं इलाज के मामले में। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ अब हमारे पास हैं, जैसे नाम नहीं लूँगा मैं, जो कि बीमारी के शुरुआती दौर में देने पर बीमारी को बहुत जल्दी रोक ले रही है। बीमारी बढ़ जाने पर, फेफड़ों में बहुत नुकसान होने पर भी कुछ एक ऐसी दवाइयाँ अब हमारे पास हैं जो कि देने से उस पर बहुत ज़्यादा हमको सफलता मिल रही है, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। पहले जितना लंग्स डैमेज हो जाते थे, फेफड़े डैमेज हो जाते थे और फिर उसको रिकवर हम लोग नहीं करा पा रहे थे, अब हम लोग पहले से ज़्यादा करा पा रहे हैं। तो ये हमें सफलता मिल गई है, पहले से ज़्यादा है। कुछ दवाइयाँ अब हमारे पास ऐसी हैं, जानकारी अब हमारे पास बढ़ गई है कि बीमारी को रोकने के लिए पहले से कुछ एक दवाइयाँ ली जा रही हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में आप सबने सुना होगा, वो अमेरिका ने कहा और इंडिया ने भेजा, ये सब बहुत कुछ हुआ। तो ये सारी दवाइयाँ भी हैं। बहुत सारे स्टडीज लगातार आते रहते हैं, कुछ कहता है कि काम नहीं करती है, कुछ कहता है कि काम करती हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टर्स जो है वो हम लोग ये दवाइयाँ लेते हैं ज़्यादातर लोग। क्या सब किसी को ये दवाइयाँ लेनी चाहिए? हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है। ये दवाई जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, ये कोई नई दवाई नहीं है, ये बहुत पुरानी दवाई है, बहुत दिनों से बनती है दवाई, और बहुत सारी तरीके की बीमारियों में ये हम लोग देते हैं पहले से। तो ये दवाई नई नहीं है, और इसके साइड इफेक्ट के बारे में हम लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, हमें इसके पूरे तरीके से साइड इफेक्ट्स के बारे में मालूम है। तो इसीलिए ये दवाई किसी को भी नहीं ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ एक साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें कि एक मुख्य साइड इफेक्ट है दिल की धड़कन पर इसका असर पड़ता है, और उससे दिल की धड़कन बिगड़ जाने से मौत होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए ये दवाई देने से पहले एक ईसीजी हम लोग कराते हैं। तो ये दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, चूंकि सब लोग नाम जानते हैं, तो आप लोग ऐसे ही नहीं लीजिए, किसी डॉक्टर से दिखा के ईसीजी करा के उनकी सलाह लीजिए कि आपके लिए सेफ होगा कि नहीं। पता चला आपने कोरोना से बचने के लिए दवाई ले ली और कोरोना तो नहीं हुआ, लेकिन इस दवाई ने आपकी जान ले ली, ऐसी संभावना हो सकती है, हर दवाई के साथ होती है। कोई भी दवाई 100% सेफ भी नहीं होता है और 100% बुरा भी नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक बैलेंस, संतुलित तरीका होता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि किचन में रखा हुआ चाकू है, अगर उसे हम लोग रोज सब्जी बनाते हैं, मज़ेदार सब्जी बनाते हैं, खाते हैं और अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो चाकू अगर पेट में डाल दिया तो चाकू तो एक ही है, उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग बचाव के तरीके के बारे में भी जानते हैं, इलाज के तरीके के बारे में भी बेहतर तरीके से जानते हैं। बुरी चीज़ क्या है, इतने 4 महीनों में ये हुआ कि अब ये बीमारी 4 महीने पहले जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब बहुत कम जगहों पे थी, लेकिन अब ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, बहुत सारे जगहों पे हो गई है। तो ये एक चीज़ बहुत बुरी हुई है। अगर इतनी सारी जानकारी हमारे पास, साइंस रिसर्च हमारे पास 4 महीने पहले होता तो शायद हमारी स्थिति दूसरी होती। तो ये बीमारी फैल गई है, और बीमारी फैलने में दोष किसका है? सरकार को दोष दें, इसको दोष दें, लेकिन सबसे ज़्यादा दोष लोगों का ही है। लॉकडाउन हम लोग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, और लॉकडाउन 1.5-2 महीने रहा है। तो 14 दिन में जब ये बीमारी खत्म हो जाती है और हमने 1.5-2 महीने के लिए लॉकडाउन किया था, तो शायद हम बीमारी को लगभग खत्म कर चुके होते। इतनी बीमारी नहीं फैली होती अगर हमने लॉकडाउन को ढंग से पालन किया होता। हमने लॉकडाउन को ढंग से नहीं पालन किया, ये लोगों की गलती है। और अभी भी जो लोग इसको नहीं कर रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ कर रहे हैं, और आसपास समाज के साथ कर रहे हैं। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आपको हो गया तो मैं सुरक्षित हूँ, या मुझे हो गया तो आप सुरक्षित हैं। हमें सब किसी को, हम लोगों को सुरक्षित करना पड़ेगा, तभी है। ये एक की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। तो खैर, बुरा जो हुआ है इन 4 महीनों में ये हुआ है कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो अब क्या करना होगा? अब इसके लिए हम लोग क्या एडजस्टमेंट करें? तो सबसे पहले है कि अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी वन इज कोरोना पॉजिटिव।
यानी हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि उस आदमी को कोरोना है। इस तरीके से हम लोग सावधानी बरतें। ये नहीं कि हम हर किसी के साथ दुश्मनी और ऐसा बर्ताव करें। ये ऐसा भी तो लोगों ने किया है ना, अपने आसपास के लोगों को मदद करने की बजाय उनके साथ दुश्मनी और मारपीट की है, डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। बताइए, जो लोग इलाज कर रहे हैं उनके साथ अस्पतालों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कौन आपका इलाज करेगा? तो ये चीज़ नहीं करनी है। हाँ, हमें सबके साथ कोई क्या गलती हो रही है, बहुत सारी गलतियाँ हो रही है। जैसे किसी को सर्दी खांसी नहीं है तो हम लोग ये समझ ले रहे हैं कि हाँ भाई इसको नहीं है तो इसको कोरोना नहीं होगा। हो भी सकता है, ये सिम्टोमेटिक केसेस हैं जिनमें देखने में लग रहा है कि वो ठीक है लेकिन उनको बीमारी है और इस तरीके से फैल रहा है। तो सबको ये समझना है कि हमें एक दूसरे को ऐसे ही बर्ताव करना है जैसे कि सामने वाले को बीमारी है और हमें उसकी सावधानी रखनी है। तो इस तरीके से सावधानी रखनी है। मास्क के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना, मास्क एकदम लगाना, पहनना है। दूसरी चीज है कि चूंकि बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है, क्या क्या बदलाव करना है हमें? पहली बात कि हमें सबको समझना है कि आसपास में सबको बीमारी है, उस तरीके से हमें सावधानी बरतनी है। दूसरी चीज, बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई है कि जिन लोगों में बीमारी को पकड़ने का, जिनको बीमारी हो जाने का या बीमारी हो जाने पर नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों के आसपास में सुरक्षा का दायरा और बढ़ा देना पड़ेगा। जो लोग 60 से ज्यादा उम्र के हैं, जिनको पहले से डायबिटीज या दूसरी भी किसी भी तरीके की बीमारी है, किडनी की बीमारी, फेफड़े की बीमारी है, तो वो उनको अब और भी ज्यादा सुरक्षा देने की जरूरत है। ये सुरक्षा का दायरा हमें और बढ़ा देना पड़ेगा, उनको और अलग रखना होगा, निकलना घर से बाहर नहीं करने देना होगा। तीसरी चीज, क्योंकि इतने दिनों से घर के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर निकल भी रहे हैं तो लिमिटेड बाहर निकल रहे हैं। बच्चों के ऊपर में देखा जा रहा है कि स्कूल वगैरह बंद है तो उनके स्वभाव में, बर्ताव में बहुत बदलाव आ रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगे रह रहे हैं। तो इस तरीके से उनके स्वभाव में भी बर्ताव आ रहा है। नए तरीके का पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, इन सब चीज़ों से वो ठीक एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, संतुलित नहीं हो पा रहे हैं। माँ बाप खुद भी नहीं हो पा रहे हैं, टीचर्स भी नहीं हो पा रहे हैं। टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। नए तरीके से पढ़ाना, सिलेबस को तैयार करना, ऑनलाइन अपलोड करना, फिर चेक करना मुश्किल काम है। एक तो कि ऐसे ही नया काम है तो मुश्किल काम है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, और बूढ़े लोग जो हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं घर के कि भाई सब्जी खरीदने के बहाने अचानक से बाहर निकल गए कि हमें बाहर जाना है, सब्जी लाना है। तो इस तरीके से कर रहे हैं बूढ़े लोग रोक भी रहे हैं और भी रोकने की ज़रूरत है। और इन लोगों में अब मानसिक जो है वो संतुलन बिगड़ रहा है, लोगों का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, घर में झगड़े बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को अब हम सब किसी को एक दूसरे को, ऐसा नहीं हो सकता है आप जो सुन रहे हैं आपको खुद भी कोई मानसिक समस्या आ रही है, अकेले घर बैठे आप बहुत परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ हताशा का माहौल है, हर दिन कुछ ना कुछ बुरी खबरें मिल रही हैं। तो हो सकता है आप जो सुन रहे हैं आपको खुद भी कोई मानसिक समस्या आ रही हो, आप बहुत डिप्रेशन में हो रहे हो, तनाव हो रहा हो। तो अब ऐसे में हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है, आनंद करना है, ताकि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम लोगों को एक दूसरे को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे का साथ दें। अगली बात यह है कि बीमारी अगर हो जाती है तो मौत हो जाएगी, इस बात का डर बहुत ज़्यादा है लोगों में। लेकिन इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अब नहीं डरिए, जैसा कि पहले 4-5 महीने पहले डरना होता था। क्योंकि अब हमारे पास, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि पहले से ज़्यादा जानकारी है बीमारी के बारे में। ये बीमारी हमारे शरीर में कहाँ जाके कैसे कैसे नुकसान पहुँचा रही है, ये अब हम पहले से ज़्यादा जानते हैं। हमारे पास दवाइयाँ भी पहले से ज़्यादा हैं। तो अब इस बीमारी हो गई तो मौत ही हो जाएगी, इस तरीके का भय मत रखिए, इसको अब कम कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं होता, अगर सिर्फ सर्दी खांसी होती तो क्या बात है। बहुत सारे लोग ऐसी बकवास बातें भी करते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है और ये षड्यंत्र है और ये है। अब तो आप हाल देख रहे हैं,
पिछले 4-5 महीने से यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे लोग बकवास जो कि खुद डॉक्टर नहीं और लंबी चौड़ी कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। एक तो जनाब ये कह रहे थे कि सैनिटाइज़र हाथ में लगाइएगा तो आपके शरीर में अल्कोहल चला जाएगा, अल्कोहल डेंड्राइटिक सेल को मार देगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आपके शरीर में अल्कोहल आ जाएगा और पुलिस आपको पकड़ लेगी गाड़ी चलाते वक्त कि आप शराब पीकर चल रहे हैं। उन साहब के लिए मैं एक कहना चाहता हूँ, और अगर आप लोगों ने भी उनका वीडियो देखा है और आप उनके बहुत फॉलोअर हैं, ठीक है, आप अपना डिसीजन खुद ही लीजिएगा। डॉक्टर की का काम है सलाह देना, डॉक्टर जेलर नहीं होता है कि वो आपको ज़बरदस्ती यही काम करना है। मैंने सलाह दिया, दूसरे डॉक्टर भी देते हैं, मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। तो उन साहब के बहुत सारे फ़ैन हैं, तो हो सकता है आप लोग सुन रहे हों तो आप लोगों को लगेगा बुरा कि भाई हम जिनके फ़ैन हैं हमारे सेलिब्रिटी के बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही है। सैनिटाइज़र के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई आपका डेंड्राइटिक सेल खराब हो जाएगा और कौन से एक स्टडी का उन्होंने रेफरेंस दिया था। चीज़ों को पढ़ने का ना तरीका होता है, एक ही चिट्ठी का 4 लोग 4 मतलब निकाल सकते हैं। तो मेडिकल साइंस का जो रिसर्च होता है, जो जर्नल होता है, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ाई की जाती है, उसका इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी स्टडीज़ आती हैं और फिर नेक्स्ट स्टडी आती है और फिर उसमें उसको काटा जाता है। तरीका होता है, बहुत कुछ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हर किसी के समझ में नहीं आती है बात। तो उन्होंने एक मेडिकल जर्नल का हवाला दिया और उल्टे पुल्टे बात उसमें कह दी कि आप सैनिटाइज़र मत लगाइए, आपका इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा, आपके शरीर में अल्कोहल आ जाएगा और अल्कोहल से आपको पुलिस पकड़ लेगी। सबसे बड़ी बात है, सैनिटाइज़र जो वो स्टडी हुई थी ना, तो उस स्टडी में बताया गया था कि अगर हर 2 मिनट पे हाथ में कोई सैनिटाइज़र लगाए तो क्या उसके शरीर में अल्कोहल जाएगा। तो हम डॉक्टर्स लोग ये सैनिटाइज़र लगाते हैं, ये कहानी पूरी कर ही लेते हैं, आप लोग सुन लीजिए। तो हम डॉक्टर्स लोग जब मरीज़ को देखते हैं, एक मरीज़ को देखने के बाद दूसरे मरीज़ को देखते हैं तो हाथ में सैनिटाइज़र लगाते हैं ताकि इस मरीज़ का इन्फेक्शन दूसरे मरीज़ में नहीं जाए। तो वो भी हम लोग हर 2 मिनट पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक मरीज़ को हम लोग 2 मिनट में ही नहीं देख लेते हैं, आईसीयू में पड़े हुए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट करके, बढ़ा करके टेस्ट किया गया था कि क्या असर आता है। उसमें भी शरीर में अल्कोहल गया। आधे घंटे, हर 2 मिनट पे अगर हम लोग हाथ में सैनिटाइज़र लगाएं और 1 घंटे तक लगाते रहें ऐसा, तो हमारे शरीर में थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा जाएगी। वो भी मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर सांस से बाहर निकल के शरीर से बाहर निकल जाती है, इसलिए वो ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाती है। लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट करके, बड़ा करके दिखाया हमने, स्टडी किया कि आखिर क्या हो सकता है एकदम मैक्सिमम, जो कि संभव नहीं है। क्या आप हर 2 मिनट पे हाथ में सैनिटाइज़र लगा रहे हैं? क्या नहीं लगा रहे हैं? तो ऐसे ही आपके लिए बात काबिल नहीं रही। दूसरी बात है, जो सैनिटाइज़र यूज़ किया जा रहा था वो 70% अल्कोहल होता है, लेकिन आप अपने बॉडी पे जो बॉडी स्प्रे ये सब लगाते हैं उस पर कभी देखिएगा, या जो आफ्टर शेव होता है उसमें 80%, 90% तक अल्कोहल होता है। तो इतने बड़े चेहरे पे चारों तरफ लगाते हैं, बॉडी स्प्रे पूरे शरीर पे लगाते हैं, वो 90% अल्कोहल वाला लगाते हैं। आज तक आप में से किसी को पुलिस ने पकड़ लिया हो कि आपके शरीर में अल्कोहल है, आप बॉडी स्प्रे लगा के निकले और अल्कोहल के लिए पकड़े गए? आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब 90% के साथ नहीं होगा और 70% के साथ हो जाएगा। ये बहुत उल्टी बात है, बहुत गलत बात है। और अपना सब अपनी दही बेचने के लिए सब बताते हैं कि हमारी दही सबसे अच्छी है, और इसका नुकसान ये है कि आम जनता तो हाँ भाई आप क्या शानदार और बहुत अच्छी बात, वैज्ञानिक बात कह रहे हैं, सबके समझ में आती नहीं, मान लेंगे और मान के नुकसान हो जाएगा। उनका कहना था कि सैनिटाइज़र नहीं लगाना चाहिए, महाबकवास बात है। 40 वर्ष में हमारी उम्र होती जा रही है और पिछले 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सैनिटाइज़र लगा रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी भी तगड़ी है, मेरी खुद की और हमारे कलीग्स की। दिन भर हम लोग खराब मरीजों को देखते हैं, चारों तरफ इन्फेक्शन से घिरे रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही मजबूत है। वो सैनिटाइज़र से हमारी इम्यूनिटी ख़त्म नहीं हो गई है। बकवास की बातें हैं। खैर एनीवे, कहाँ से बात कहाँ चली आई। खैर एनीवे, तो ये सारी बातें होंगी। अब हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस यानी कि उसके पहले से बचाव करने के लिए भी चीज़ें हैं। अब लोग पहले से ज़्यादा समझते हैं, बहुत लोग अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, सारी प्रोटेक्शन जो है वो ले रहे हैं, ये सारी अच्छी बातें हैं। तो अब हम लोग ट्रीटमेंट
में बहुत सारे मरीजों को पहले जो नहीं बचा पा रहे थे बचा पा रहे हैं। तो इसलिए मौत हो जाएगी ऐसा नहीं सोचना है। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं कि सारी सावधानी रख रहे हैं और फिर भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये कैसे अब हम सोच सकते हैं कि हम दिन भर में जहाँ भी इन्फेक्शन होने की संभावना है, दिन भर में हम कहाँ गए, हमने क्या किया, इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि आखिर कौन सी जगह पे चूक हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी सावधानी रखने के बाद चूक हो जाती है, कहीं कुछ मिस हो जाता है और इस मिस हो जाने की वजह से ही अभी भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमें इस मिस जो चीज़ें हो जा रही हैं उसके लिए भी रखना है। तो अब हमें करना क्या क्या है, शॉर्टकट में मैं बताऊँ, सारी बातें तो हो गई, लेकिन असली बात है कि करना क्या है। तो सबसे पहली बात है कि हमें हर किसी को ऐसे ही समझ के ट्रीट करना है, सावधानी रखनी है कि सामने वाले को कोरोना मरीज है। दूसरी बात है, जिन लोगों को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, घर के बूढ़े जिनको कोई पहले से बीमारी है, उनको और भी ज़्यादा सुरक्षित रखना है क्योंकि अब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है पहले से। तीसरी बात, सब किसी के परिवार के और अपने दोस्तों का, जान पहचान का, सब किसी का मानसिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए हमें मिलजुल के काम करना है। मैं आपके लिए मदद करता हूँ, आप मेरे लिए मदद कीजिए, हम लोग मिलजुल के रहें, मिलजुल के काम करें ताकि हम सबकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। तीसरी बात, चौथी बात कि अब हमारे पास इलाज पहले से बेहतर है। तो इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, इतना घबराना नहीं है। पांचवी बात, हमारे पास बीमारी से बचाव करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो ऐसे ही नहीं लेना है, डॉक्टर से सलाह लेके जान के लेना है कि हमारे लिए ये बीमारी, ये दवाई ठीक रहेगी कि नहीं। पांचवी बात, जब भी कोई इन्फेक्शन लगे, कोई भी सिम्टम हो, तुरंत मिलिए, दिखाइए। दवाइयाँ जितनी जल्दी हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि रिकवरी उतना ही अच्छा हो रहा है, तो इसमें देरी नहीं करना है, तुरंत का तुरंत दिखा लेना है। और हमारे दिन भर के दिनचर्या में हमसे कहाँ चूक हो जा रही है इसके बारे में विचार करना है। इन्फेक्शन नहीं हुआ है तभी भी बैठ के सोच रहे हैं हमने यहाँ गए, हमने ये किया, वो किया, कहाँ चूक हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं, शॉर्टकट में मैंने बता दिया। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरी किताब जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिएगा तो मैं आपको वहाँ पे किताब भेज दूंगा। हेल्दी हार्ट की किताब है तो पढ़ने से फ़ायदा होगा ही, तो फ्री में है तो पढ़िए, मंगाइए किताब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब इतनी दूर तक आ गए हैं, बात सुना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और सुझाव दीजिएगा कुछ कि और भी क्या जानना है, क्या करना है, तो हम लोग और भी बातें करेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे। ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती हैं। तो इन छोटी छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है, बेल आइकन, उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये सारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।